नमस्कार, स्वागत है सभी का एम स्किल लाइव क्लास ऐप पे। नितिन गुप्ता हाय, हेलो। शुभम जैन नमस्कार भाई। नमन चौबे गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग जी। आज अपन स्पेशल क्लास की बात करते हैं। स्पेशल क्लास जी जी। इस क्लास में अपन स्टार्ट में कुछ इंटरेस्टिंग और बेसिक चीज़ें, कुछ रूल से संबंधित, स्टार्ट के अंदर कुछ रूल से संबंधित बात करेंगे और उसके बाद अपन चलेंगे अपने रेगुलर क्लास पे जो लेक्चर नंबर 3 है, 3 नंबर लेक्चर। तो अपन बात करें गोल्डन रूल्स का ही एक पार्ट है, छोटा सा 2-4 चीज़ें अपन इसके बारे में बताएंगे, फिर अपन रेगुलर क्लास पे आएंगे। जी स्वागत है सभी का। सुहानी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, आइएगा जी। देखो अपने पास एक वर्ड है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्सो, गुड मॉर्निंग, गुड नून जी। इनसे रिलेटेड अपने पास एक वर्ड है हैव। ये हैव वाक्य में एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है, पर एक वाक्य में मेन वर्ब का भी काम करता है। ये मुख्य क्रिया का काम भी करता है। अब मैं कहूं कि अगर ये मुख्य रूप क्रिया के रूप में काम करता है तो नियम कहा जाता है कि हैव है वो किसी पोजीशन के बारे में बताता है। ये किसी पोजीशन को इंडिकेट करता है जी। नागेंद्र सिंह गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। ये किसी पोजीशन के बारे में बताता है और कहा जाता है कि वो शब्द जो किसी पोजीशन के बारे में बताए, अधिकार के बारे में बताए, रिलेशन के बारे में बताए, तो आप उस शब्द के एंड में आईएनजी लगाकर इसे कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रख सकते। इट मीन्स हैव से आप हैविंग का यूज नहीं कर सकते। तो एक बेसिक रूल बनता है कि अगर अपने पास में हैव का यूज एक मैन वर्ब के रूप में किया गया है तो आप उसे हैव के संदर्भ में ही रखें, उसके साथ आईएनजी का यूज न करें। फॉर एग्जांपल सुमित जगरवाल या गुड आफ्टरनून भाई, जैसे एक सेंटेंस है आई एम हैविंग 2 ब्रदर्स, ये एक सेंटेंस है और एग्जामिनर आपसे कहे कि भाई ये सेंटेंस है, आपको बताना है सही है या गलत है। अभी हमने स्पष्ट किया कि हैव अगर वर्ब के रूप में यूज कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वाक्य में वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब ही आता है, तो आप उसके एंड में आईएनजी लगाकर इस सेंटेंस को कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते। इट मीन्स ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ही रहेगा, इसके एंड में आईएनजी का यूज नहीं किया जाएगा। और ये पार्ट आपसे पूछा जाता है सही है या गलत है। इट मीन्स कहने का तात्पर्य है कि हैव है, इसके एंड में आईएनजी नहीं लगाया जा सकता, पर क्या हर कंडीशन में ये बात सही है? तो अपन कहते हैं कि भी हैव की अगर बेसिक रूल की बात करें, जनरल फैक्ट की बात करें, इसका अगर जनरल फैक्ट है तो नियम सीधा सा बनता है कि जिस वाक्य में हैव का यूज वर्ब के रूप में किया गया है वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही रहेगा। ये प्रेजेंट आपका इंडेफिनेट में ही रहेगा। आप उसके एंड में आईएनजी लगाकर इस टेंस को चेंज नहीं कर सकते। जिमी गोयल जी गुड मॉर्निंग, नीदू गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ललिता गोयल गुड आफ्टरनून जी। आप उसके एंड में आईएनजी लगाकर उसके टेंस को चेंज नहीं कर सकते। अब ये सेंटेंस दिया गया है, आपसे पूछे कि भी ये सही है क्या, सब गलत है क्योंकि हैव के एंड में आईएनजी नहीं लगता। नेक्स्ट सेंटेंस आई एम हैविंग अ कार। आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि ये सेंटेंस सही है क्या? बिल्कुल गलत है साहब। क्यों? हैव के एंड में आईएनजी नहीं लगाया जा सकता।
ये एक बेसिक सा फॉर्म है। तो अगर आईएनजी नहीं लगा सकते तो अपन को क्या करना है कि साहब इसे सिंपल प्रेजेंट में रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर रखिएगा, और कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, हैव को हैव ही रखिएगा। आई हैव, कोई एम और आईएनजी नहीं आएगा, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव 2 ब्रदर्स, आई हैव ए कार। अब मैं इसको थोड़ा सा खोलता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि क्या हर जगह ऐसा होता है, क्योंकि टेंस से रिलेटेड, हेलो नीलम राठौड़, स्वागत है आपका। टेंस से रिलेटेड आपके टॉपिक के अंदर ये क्वेश्चन किया जाता है, आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार इसको पूछा गया है। और ये कहते हैं कि क्या हैव को मैं कभी भी हैविंग में नहीं कर सकता, हैविंग का यूज नहीं हो सकता। अब आप सोचना स्टार्ट करोगे तो आपको लगता है कि हाँ हैविंग मैंने पढ़ा तो है कहीं पे, हैविंग का यूज होता तो है कहीं पे, पर कहाँ किया जाता है अपन उस पर डिस्कस करते हैं जी। अब देखो, इस हैव को रखिए यहां पे, नोट्स बाद में बना लेना, वही एक बार साथ साथ लिखने की बजाय सिर्फ आप देखिएगा, एक बार हैव को लिखिएगा यहां पे। और इसकी 2 कैटेगरी बनाते हैं। पहली कैटेगरी को अपन बोलते हैं जनरल फैक्ट, और इसकी दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी स्पेसिफिक फैक्ट की बात करते हैं। हैव का मतलब होता है हिंदी के अंदर, इसका मतलब होता है रखना, होना जी। विपिन, एक्चुअली रिपीट करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप एक काम कीजिएगा, इस वीडियो को रिवाइज करके आप रिवाइंड करके जब खत्म होने के बाद दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जनरल फैक्ट में क्या कहता है कि अगर मेरे पास में हैव का यूज, यानी इस जिस वाक्य में हैव का यूज किया है वो वाक्य में या तो किसी रिलेशन की बात करें, या किसी पोजीशन की बात करें, और या फिर वो किसकी बात करें, या किस संदर्भ में बात करें, रिलेशन की बात करें, पोजीशन की बात करें, या किसी हेल्प के बारे में बात करें। 3 फैक्टर। अगर आपके वाक्य में हैव दे रखा है और हैव के आगे वाला शब्द या तो किसी रिलेशन को बताए, रिलेशन को बताने का तात्पर्य जैसे मैं कहूं कि मेरे 2 भाई हैं तो मैं 2 ब्रदर्स, ये रिलेशन बताने की बात कर रहा हूं। मेरे एक बहन है, ये मैं रिलेशन बताने की बात कर रहा हूं। मेरे 2 चाचा हैं, ये मैं रिलेशन बताने की बात कर रहा हूं। पोजीशन का मतलब एक ऐसी चीज जो जिसपे मेरा अधिकार है, जो मेरी संपत्ति है, जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, ये मैं पोजीशन बता रहा हूं। मेरे पास में एक गाड़ी है, ये मैं पोजीशन बता रहा हूं। तो रिलेशन का मतलब वो ये बताने की कोशिश करेगा आपके कितने भाई है, कितने फ्रेंड है, कितने आपके ब्रदर है, कितने सिस्टर, इसकी बात करेगा। पोजीशन का मतलब आपके पास क्या है, जैसे मेरे पास एक बुक है, मेरे पास में इतने रुपये हैं, मेरे पास में ये एक गाड़ी है, मेरे पास में इतने व्हाटएवर, ये लैपटॉप है, मोबाइल है, ये पोजीशन की बात कर रहे हैं। और तीसरा हेल्थ, हेल्थ से रिलेटेड जैसे अपन वर्ड यूज करते हैं कि मुझे सर दर्द है, मुझे पेट में दर्द है, मुझे जुकाम है, मुझे बुखार है, मुझे सर्दी है, ये तमाम चीजें, बुखार, जुकाम, सर दर्द, पेट दर्द, ये तमाम चीजें हेल्थ को लेकर के आती हैं। तो अब मैं कहता हूं कि अगर मेरे वाक्य में हैव का यूज किया गया है और उस वाक्य में या तो रिलेशन की बात की गई है, या पोजीशन की बात की है, या हेल्थ की बात की गई है, तो ध्यान रखना उस वाक्य में जो हैव है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर यूज किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तात्पर्य क्या है, सीधी सीधी मैं कह रहा हूं कि उस वाक्य के अंदर हैव के साथ में आईएनजी का यूज न करें और कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज न करें। बस हैव के साथ में आईएनजी का यूज नहीं होता है, वो हैव का हैव में ही रखा जाएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब यहां यूज नहीं की जाती। मतलब इज आर कंटिन्यूअस के फैक्ट में नहीं आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फैक्ट में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है वो अपन इसी क्लास में आगे समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस प्रकार की क्रिया आती है। तो जैसे मेरा एक सेंटेंस है और सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव ए कार। अब इसके 2 फैक्टर है, एग्जामिनर यहां से 2 क्वेश्चन बनाता है।
वो कहता है कि या तो मेरा सेंटेंस ये होना चाहिए आई एम हैविंग, या फिर वाक्य के अंदर सिर्फ हैव का यूज होना चाहिए। मतलब दो ही टेंस, या तो ये क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगी या क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब पता कैसे चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट की? तो मैंने कहा कि हैव के बाद एक संज्ञा दे रखी होगी, आप उस संज्ञा को देखिएगा और देखने के बाद अपनी कैटेगरी पे आइएगा। मैंने कहा कि हैव का यूज अगर रिलेशन, पोजीशन या हेल्थ की बात कर रहा है, इन तीनों में से किसी एक की बात करे तो उस वाक्य में कंटिन्यूअस की क्रिया यानी आईएनजी वाली क्रिया नहीं आएगी। अब इस सेंटेंस को मैं ढंग से पढ़ूं तो इसका अर्थ निकलता है कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो जरा बताना ये इनमें से कौन सी चीज को बता रही है? कार के साथ इसका रिलेशन बता रहा है या पोजीशन बता रहा है या हेल्थ के बारे में बता रहा है? किस बारे में बता रहा है जरा बताना भैया। इस कार को मेरा साथ में एक संबंध बताया, मेरे साथ में इस कार का संबंध बताया है। मैं रिलेशन की बात करूंगा, पोजीशन की बात करूंगा या हेल्थ की बात करूंगा? किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे जी? मैं बात कर रहा हूं पोजीशन की। ये मेरे पास है, ये मेरी एक संपत्ति है, ये मेरी एक एसेट है। तो एसेट्स की बात करें, संपत्ति की बात करें, प्रॉपर्टी की बात करें, पोजीशन की बात करें तो वो सेंटेंस आता प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो साहब इसके एंड में आईएनजी वाली क्रिया नहीं आएगी, यदि आप पार्ट आपका सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा जी, रचना जी बिल्कुल पोजीशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस इस प्रकार से, आई एम हैविंग कॉल्ड, और क्वेश्चन किया जाए कि बताइएगा जरा ये वाक्य सही है या गलत है। तो मैं देखूंगा कि मेरे पास में हैव के साथ आईएनजी लगाया हुआ है। जैसे ही हैव के साथ आईएनजी लगेगा मेरा माइंड वहां पे स्ट्राइक करेगा और मुझे ये तय करना है कि हैव के दो पोजीशन है, या तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब मैंने कहा कि आपको तय करना है इस आगे वाले शब्द के साथ में। अगर ये शब्द इन तीनों में से किसी एक की जानकारी दे रहा है, रिलेशन के बारे में बता रहा है, पोजीशन के बारे में बता रहा है या हेल्थ के बारे में बता रहा है, अगर तीनों में से किसी भी एक की जानकारी दे तो उस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया नहीं आएगी, आई एम हैविंग नहीं, वहां पे सिर्फ हैव का यूज किया जाएगा। जब इस सेंटेंस को मैंने ढंग से देखा तो आई एम हैविंग कॉल्ड, या बिल्कुल रॉन्ग सेंटेंस है, आई एम हैविंग कॉल्ड, तो मैंने देखा कि इस सेंटेंस में ये बता रहा है कि मुझे सर्दी है, यानी सर्दी होना, बुखार होना, जुकाम होना, पेट दर्द, सर दर्द, ये तमाम चीजें हेल्थ के बारे में यूज की जा रही है। तो अगर ये हेल्थ की बात कर रहा है तो साहब इस वाक्य में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया नहीं, सिंपली वाक्य में हैव का यूज करें, आई हैव कॉल्ड। ये बताएगा कि मुझे सर्दी है या मुझे सर्दी लग रही है। ठीक है जी, ये है इसका जनरल फैक्ट कि अगर वाक्य में हैव का यूज किया गया है और हैव के बाद वाला शब्द या तो किसी रिलेशन के बारे में बता रहा है या किसी पोजीशन के बारे में बता रहा है या किसी हेल्थ के बारे में बता रहा है। तो पोजीशन का एग्जांपल लिया हमने, हेल्थ का एग्जांपल लिया, एक एग्जांपल लेते हैं अपन रिलेशन का कि रिलेशन में हैव का किस तरीके से योगदान होता है, ये सेंटेंस को किस रूप में बनाते हैं। तो मेरे पास सेंटेंस जैसे आई हैव टू ब्रदर, अब जैसे सेंटेंस ही आपका इस तरीके से हो, आई एम हैविंग टू ब्रदर्स। अब वही बात है कि हैव के साथ में आईएनजी ये सिर्फ स्पेसिफिक फैक्ट के अंदर यूज किया जाता है इस मुख्य कारणों की वजह से। और जनरल फैक्ट क्या है कि इस हैव के बाद वाला शब्द अगर रिलेशन, पोजीशन या फिर हेल्थ की बात करें तो मेरे इस आगे वाले शब्द को मैंने देखा कि बात कर रहा ब्रदर्स, तो ये इसका संबंध यानी ये बात कर रहा है कि मेरे दो भाई हैं, तो इन भाइयों के साथ में इसके संबंध की बात की जा रही है, रिलेशन की बात की जा रही है। तो मैंने कहा कि ये शब्द अगर रिलेशन बताए तो भी यहाँ पे एम हैविंग नहीं बल्कि सिर्फ हैव का यूज किया जाता है। इज दैट क्लियर? हेल्थ का, नीलम जी हेल्थ का हमने अभी बताया था, जैसे आई हैव कॉल्ड, मुझे सर्दी है, आई हैव हेडेक, सरदर्द है, वहां पे हेल्थ की बात की जा रही है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाए। तो ये था अपना जनरल फैक्ट। अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक फैक्ट कि हम
एग्जाम में आने वाले कई क्वेश्चनों में देखो एग्जामिनर की अप्रोच ये रहेगी, मैं आपको पहले कहता हूं कि टाइम और टेंस का ये क्वेश्चन है, जहां पे हैव का यूज होता है वहां पे हैविंग का यूज करवाया जाता है, जहां पे हैविंग का यूज होता है वहां पे हैव का यूज करके क्वेश्चन किए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं कि इसका स्पेसिफिक फैक्ट क्या है। अब स्पेसिफिक फैक्ट क्या है कि अगर मेरे पास में हैव का यूज किया गया है और वो हैव मैं 3 सेंस में यूज कर रहा हूं, ईटिंग खाने के संदर्भ में, नंबर 2 ड्रिंकिंग पीने के संदर्भ में, और नंबर 3 इंजॉय करना आनंद के संदर्भ में, इंजॉय से रिलेटेड वर्ड यूज किया गया। तो या तो मैं हैव का यूज कर रहा हूं खाने के संदर्भ में, या ड्रिंकिंग के संदर्भ में, या फिर इंजॉय के संदर्भ में। अगर इन 3 संदर्भ में इस वाक्य में हैव का यूज किया गया है तो ध्यान रखना वो वाक्य हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा जाएगा। वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब इज, एम, आर प्लस हैविंग, इस प्रकार की क्रिया का यूज होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखिएगा कि ये किस तरीके से इन तीनों को अप्लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस है, I have my dinner right now. I have my dinner right now. आपके पास में हैव का यूज किया गया है। अब मैंने कहा ना कि ये हैव है अपने आप में एक जनरल फैक्ट है या स्पेसिफिक फैक्ट है, इसको देखने से पता नहीं चलेगा। इसके बाद वाले शब्द को सुनिएगा, ये बात कर रहा है डिनर। अब जरा मुझे बताना कि डिनर क्या इन तीनों में से आता है क्या? डिनर में क्या करते हैं अपन? खाते हैं, पीते हैं या एंजॉय करते हैं? ऑब्वियसली डिनर को अपन खाने के संदर्भ में यूज करते हैं। और जब मैंने कहा कि जिस वाक्य में हैव का यूज किया गया है और वहां पर उसके बाद वाला शब्द या तो खाने की बात करता है या पीने की बात करता है या एंजॉय की बात करता है, तो उस वाक्य में हैव नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्रिया। तो आई के अनुसार एम का यूज हुआ और हैव की जगह वहां पे हैविंग का यूज किया जाएगा। ठीक है जी, यह सेंटेंस नॉट डोंट से आई हैव माई डिनर, से आई एम हैविंग माई डिनर। फिलहाल मैं अपना डिनर ले रहा हूं। नंबर 2 दूसरा सेंटेंस, आई एम हैविंग शावर। आई एम हैविंग शावर कि मैं अभी शावर ले रहा हूं, यानी नहाने के संदर्भ में है। अब मैंने कहा इस हैव का प्रेजेंट फॉर्म रहेगा या कंटिन्यूअस फॉर्म रहेगा, डिपेंड करता है इस शब्द के ऊपर। यह शब्द दे रखा है शावर। एक बात आइए, शावर से अपन क्या करते हैं? भी नहाने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, ईटिंग खाने की बात कर रहा है, बिल्कुल जिमी जी बिल्कुल खाने की बात कर रहा है शावर। अगर देखो इसके 2 फैक्ट होते हैं, एक तो जनरल फैक्ट होता है, एक स्पेसिफिक फैक्ट होता है। अगर नहाने की बात कर रहा है तो सिंपली नहाने के संदर्भ में यूज कर देगा कि भाई अपन नहा रहे हैं। पर अगर नहाने के उसने कुछ स्पेशल कारण चुने हैं, स्पेशल तत्व चुने हैं, जैसे मैं कहूं कि स्विमिंग पूल है, बाथरूम के अंदर बकेट के अंदर पानी डालकर भी नहाया जाता है, स्विमिंग पूल में भी नहाया जाता है। पर मुझे एक बात बताइएगा, कौन ऐसा शख्स है जो ये कहता है कि मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा हूं? भाई स्विमिंग पूल नहाने की जगह है, नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाओ, आराम से बकेट में पानी डालिएगा, नहा लीजिएगा। वो एक जनरल फैक्ट है, वो काम आप ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम लोग करते हैं। पर अगर मैं स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जा रहा हूं, इसका मतलब मैं नहाने के लिए नहीं बल्कि एंजॉय करने के लिए जा रहा हूं, वहां पे मस्ती करने के लिए जा रहा हूं, कुछ मौज मस्ती हो जाए। इसी तरीके से मेरे पास वर्ड है शावर। नहाने के लिए अपन जनरली बकेट का यूज करते हैं, परंतु अगर मैं शावर से शावर ले रहा हूं, इसका मतलब आई एम एंजॉइंग द मोमेंट, आई एम एंजॉइंग माई बाथ, मैं अपने बात को एंजॉय कर रहा हूं। तो ये जो शावर नाम का शब्द है, ये न तो खाने की बात कर रहा है, न पीने की बात कर रहा है, बल्कि इंजॉय की बात कर रहा है। कहने का तात्पर्य कि मैं नहा रहा हूं, पर नहाने का जो स्पेसिफिक रीजन है, स्पेसिफिक रीजन क्या है कि वो इंजॉय की बात कर रहा है कि मैं शावर ले रहा हूं, मतलब आई एंजॉइंग, मैं नहाते हुए अपने आप को इंजॉय कर रहा हूं शावर के माध्यम से। तो इस संदर्भ में हमने कहा था कि इन तीनों में से कोई भी एक कैटेगरी आ गई, आते ही ये क्रिया आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस आई एन जी। तो आई के साथ एम तो लगता है और इसके साथ में हैविंग का यूज करती है। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट, और लास्ट सेंटेंस इसका,
दे आर हैविंग देयर टी, ये एक सेंटेंस है जी। दे आर हैविंग देयर, एफबी के अंदर जितने भी हैं वही कुछ टेक्निकल इश्यू है, इस वजह से उनके कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो प्लीज स्विच टू यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर आ जाइएगा। लिंक आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, लिंक आपको भेज दिया गया है, उसको कनेक्ट करके आप प्लीज यूट्यूब को पे स्विच कर लीजिएगा अपने आप को। एफबी वाले कमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं जी। हाँ, अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपके पास में वही हैविंग नाम का शब्द है। देखो जब भी हैविंग आता है क्वेश्चन मार्क लगाने थे दिमाग के ऊपर, और क्वेश्चन मार्क लगा के ये तय करना है कि हैविंग तभी सही माना जाएगा जब इसके बाद वाला जो भी नाउन दे रखा है वो या तो खाने की बात कर रहा है, या पीने की बात कर रहा है, या एंजॉय की बात कर रहा है। तो मैंने इसके बाद वाला शब्द देखा, और बाद वाला शब्द था मेरे पास टी। अब जरा बता, टी को क्या करते हैं अपन? पीते हैं, पीने की बात कर रहा है। तो हमने कहा या तो ये शब्द खाने के लिए यूज किया गया, या पीने के लिए, या एंजॉय करने के लिए। इन तीनों में से अगर किसी भी एक की बात करता है तो इसे अपन चुनते हैं स्पेसिफिक फैक्ट में, और स्पेसिफिक फैक्ट के अंदर हैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखा जाता है। तो दे के साथ आर और हैविंग का यूज यहाँ पे सही है। ठीक है भाई, क्लियर है ये रूल? क्लियर है ये बात? आगे बढ़े जी। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, इसी के अंदर अपन जी जी लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा प्लीज सभी, एक बार सभी है लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जी। अपन अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की, सेकंड पॉइंट। ये पॉइंट क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर दिया जाए। अगर आप फटाफट कमेंट करके आंसर करोगे तो क्वेश्चन करूं 2-3। बिजॉय शाह, रिपीट बेटा रिपीट। आप क्या करना कि इस ये क्लास खत्म होने के बाद आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसके बारे में जी। हेलो रूपाली, नमस्कार, स्वागत है आपका। एक नंबर दे दिए गए हैं, इन पे मैसेज कर देना, इन पे आप मैसेज कर दीजिएगा अपने, इंग्लिश लिख करके। व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। एक नंबर आ रहे हैं अभी आपके स्क्रीन पे, उस पे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। आपको वहाँ पे सभी प्रकार की प्रॉब्लम लाइक पीडीएफ से रिलेटेड कोई बात है, या फिर क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, कुछ बात नहीं समझ में आई, आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है भाई, ये नंबर आप प्लीज़, व्हाट्सएप ग्रुप है, मैसेज सेंड कर दीजिएगा इंग्लिश डाल करके जी। अब देखो एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस को बड़े गौर से देखना। मैं यही सेंटेंस एक एग्जाम्पल के रूप में, वी हैव a great time in गोवा, या फिर अपन कहें वी हैव अ ग्रेट टाइम इन गोवा। आपको यह कहा जाता है कि इस वाक्य के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन हैं। या तो अपन कहेंगे कि वी आर हैविंग, वी को छोड़ करके अपन ही से समझ लीजिए, ही, या फिर अपन बात करें हाँ सी, ठीक है, वी आर हैविंग, या फिर वाक्य में सिर्फ है। इन दोनों में से किसी एक का यूज करना है। सेंटेंस को जरा गौर से देखिएगा। सेंटेंस है वी हैव अ ग्रेट टाइम इन गोवा, या इसका दूसरा पार्ट वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन गोवा। आपको यह बताना है, मोनिका जी गुड मॉर्निंग, आपको यह बताना है कि इस वाक्य में दोनों में कौन सा पार्ट सही है, क्या हैव का यूज करूं या हैविंग का। मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि अगर हैव का यूज करूंगा तो एक जनरल फैक्ट होता है, तो इस वाक्य में या तो किसी रिलेशन की बात की जाएगी, या किसी पोजीशन की बात की जाएगी, या हेल्थ की बात की जाएगी। आगे वाले पार्ट में उठा के देखिएगा कि इनमें से किसकी बात की गई है। और मैंने कहा कि अगर यह सेंटेंस कंटिन्यूअस में हुआ तो या तो खाने से संबंधित बात की जाएगी, या पीने से संबंधित बात की जाएगी, या फिर इंजॉय से रिलेटेड कोई बात की जाएगी। अब सेंटेंस है, खुद अपना डिसाइड कीजिएगा, खुद देखिएगा कि गोवा में अपन क्या करते हैं। गोवा में टाइम की बात कर रहा है कि जो समय अपन गोवा में बिता रहे हैं,
वो समय की बात कर रहा है। अब बताइएगा, नाम से ही जरा इस नाम पे एक बार रोशनी डालिएगा, गोवा। इस नाम में बड़ी दिलचस्पी है, तो इस जगह के अंदर भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। और लोग गोवा क्यों जाते हैं, सबको पता है, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, अपना एक खुशनुमा एक वक्त बिताने के लिए यहाँ पे जाते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो गोवा नाम का शब्द है, और गोवा के अंदर जो समय है, न किसी रिलेशन की बात करेगा, न किसी पोजीशन की बात करेगा, न अपने हेल्थ की बात करेगा। गोवा के अंदर जो समय है, कि गोवा के अंदर जो समय हमने बिताया वो एंजॉय की बात करेगा, कि वहां पे हमने बहुत एंजॉय किया। तो एंजॉय से रिलेटेड अगर बात की जा रही है तो यहाँ पे हैव नहीं बल्कि आर हैविंग का यूज कर दिया जाए। ठीक है जी, क्लियर है। एक एग्जांपल और लास्ट जी, बिल्कुल सही है नीलम राठौर, सही जवाब आपका। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नमन। नेक्स्ट, अगला और लास्ट पॉइंट, आई एम हैविंग टू सिबलिंग्स। आई एम हैविंग टू सिबलिंग्स। पहले ये वर्ड सिबलिंग्स जान लीजिएगा, ये सिबलिंग क्या है। सिबलिंग्स जैसे माता और पिता दोनों के ग्रुप को अपन दोनों को साथ मिला दिया जाए तो उनको पेरेंट्स कहते हैं। इसी तरीके से भाई और बहन को आपस में मिलाओगे तो उनको सिबलिंग्स के नाम से जाना जाता है। माता पिता को जिस प्रकार से पेरेंट्स कहते हैं, भाई बहन के ग्रुप को अपन सिबलिंग्स के नाम से जानते हैं। अब आपके पास में ये वर्ड है और आपसे कहा जाता है कि साहब या तो यहाँ पे एम हैविंग होगा या यहाँ पे हैव होगा। आप तय कर लीजिएगा कि ये सब किसके बारे में बता रहा है। सिबलिंग्स मैंने कहा भाई बहन, या किसी खाने के बारे में बता रहा है, किसी पीने के बारे में बता रहा है, या किसी एंजॉय के बारे में बता रहा है। अगर ये खाने पीने एंजॉय की बात कर रहा है तब तो यहाँ पे एम हैविंग सही है। अगर ये किसी रिलेशन पोजीशन या हेल्थ के बारे में बता रहा है तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिर्फ हैव का यूज किएगा। तय कीजिएगा सेंटेंस में, बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ पे आई एम हैविंग होगा या आई हैव होगा। जी मोनिका बिल्कुल है। सिद्धार्थ सोनी रॉन्ग तो है, होगा क्या है यहाँ पे सही, आपको सही बताना है। बिल्कुल राधिका ये रिलेशन के बारे में बता रहा है, रिलेशन की जानकारी दे रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो अगर ये रिलेशन के बारे में बता रहा है तो शायद आई एम हैविंग नहीं बल्कि यहाँ पे हैव का यूज किया है। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये आपका फर्स्ट रूल है। देखो ये छोटी छोटी चीजें, अपन की एक क्लास तो चलती है नाइट में गोल्डन रूल की, इसके अलावा ये जो चीजें हैं, ये बातें हैं, अपन इस क्लास के अंदर जो रेगुलर क्लास में रहेगी उसमें अपन थोड़ी चीजें ये भी बताते रहेंगे साथ साथ कि भाई ये जो छोटी मोटी बातें हैं, जैसे टेंस के अंदर टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उन पे डिस्कस अपन करते रहेंगे साथ साथ। जी जी, आई हैव 2 सिबलिंग्स, बिल्कुल 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 सही है मोनिका, सही आंसर आपका। पोजीशन सिद्धार्थ सोनी बिल्कुल पोजीशन की बात कर रहा है। ठीक है, रूल नंबर 2 पे चलें। ये आपका फर्स्ट रूल था आज के दिन का। रूल नंबर 2, ये जो रूल नंबर 2 मैं लिख रहा हूं, ये बहुत ही एक गजब का आप रूल कह सकते हो। एक लाइक करते रहें प्लीज, लाइक की बौछार करते रहे, लाइक में कमी ना आने दें। जितने लाइक और सब्सक्राइब आपके लाइक है, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बिल्कुल जी, जिस प्रकार से वैष्णो देवी के मंदिर के अंदर जयकारे लगते रहते हैं, आपके लाइक चलते रहने चाहिए क्लास के दरमियान। जी बिल्कुल। हाँ, अपन जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये अगर मैं बात करूं, ये रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक टॉपिक बना दिया गया है। एक्चुअली होता नहीं है, एक टॉपिक बना दिया गया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इससे रिलेटेड एक रूल है और एक बहुत ही धांसू रूल है, बहुत ही शानदार इसका एक तरीका है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पहले तो मैं ये बता देता हूं एक्चुअली है क्या, ये क्या बोलना चाह रहा है। इस नियम के मुताबिक ये कहा जाता है कि आपको किसी वर्ब का निर्धारण करना है, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और अंग्रेजी में जो सब्जेक्ट के अनुसार जिस वर्ब का निर्धारण होता है, उन वर्ब को अपन हेल्पिंग वर्ब्स के नाम से जानते हैं।
यानी आपको हेल्पिंग वर्ब का निर्धारण करना है किसी सब्जेक्ट के अनुसार। इट मीन्स टू से, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मेरे पास में सब्जेक्ट, जैसे मैं कहूं कि मेरा सब्जेक्ट बॉय है और मुझे पूछा जाता है इज या आर में से किसी एक को चूज करना है, सो बेसिकली अपन को पता है कि बॉय एक सिंगुलर है तो अपन को इज का यूज करना है। अगर यही मेरे पास सब्जेक्ट बॉयज है तो मुझे किसका यूज करना है, आर का यूज करना है। मेरे पास सब्जेक्ट आई है तो मुझे पता है मुझे एम का यूज करना है। मेरे पास सब्जेक्ट दे है और मुझे कहा जाए हैज या हैव में से किसी एक का यूज करना है, तो बेसिकली पता है कि सब्जेक्ट आपका दे बहुवचन है, यहाँ पे बहुवचन प्लूरल क्रिया का यूज करना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड अपन को बात करनी है। देखो, ये था एक बहुत ही कॉमन सा एक फैक्ट कि अगर आपको एक सब्जेक्ट दे दिया जाता है उसके अनुसार क्रिया दे दे, ये एक सिंपल फैक्ट था जो अपन बचपन से करते हुए आ रहे हैं। पर आज के अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड थोड़ा बड़ा है। वो आपको आसानी से हाथ नहीं आने देगा कि वो सीधा परोस दे आपके लिए कि साहब ये मेरा सब्जेक्ट रहा, ये मेरी क्रिया है, लगा लो आप अपन को देख करके। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सब्जेक्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आपको क्रिया लगाने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक सेंटेंस है आपका, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। सबको पता है कि भाई मेरे वाक्य का सब्जेक्ट है वो इज से पहले राम है, राम सिंगुलर है, क्रिया आपकी सिंगुलर है। अगर यही सेंटेंस मेरा इस प्रकार से होता, दे आर गोइंग टू मार्केट, यहां पे भी आपके लिए स्पष्ट है कि आर एक क्रिया है, सब्जेक्ट मेरा दे है, तो दे के अनुसार मैं क्रिया लगा दूंगा। ये एक सिंपल मेथड था। अब अगर मैं बात करूं कि आज के आने वाले समय में क्वेश्चनों का पैटर्न क्या रहता है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं इस टॉपिक को लेकर के, तो देखो एक बहुत ही सिंपल और एक स्मार्ट सा एक तरीका है। जैसे कि मैं सेंटेंस लिखूं, ए मैन along with his children and 2 brothers are going to cinema hall। दिमाग की बत्ती जली, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। अब अपने पास में देखो एक बेसिक फैक्ट, हमें कहा जाता है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला शब्द आपके वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो साहब हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला शब्द तो ये रहा ब्रदर्स, तो क्या मैं इसको देख के क्रिया लगा दूं? जी नहीं साहब, ये कहा था कि हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला शब्द सब्जेक्ट होता है, पर वो तब होता है जब सिर्फ एक ही शब्द दिया हुआ हो। पर मेरे पास हेल्पिंग वर्ब से पहले एक नाउन नहीं, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। मेरे पास टोटल 3 नाउन का यूज कर रखा है। अब या तो मेरे पास इस हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट 2 ब्रदर्स है, या चिल्ड्रन है, या फिर ये मैन है। इन तीनों में से एक है। तो इसका वेरी स्मार्ट और वेरी एक आसान सा तरीका, बस एक बात में ये चीज फिनिश हो जाती है कि अगर आप किसी क्रिया के सब्जेक्ट को चुनना चाहते हो, सब्जेक्ट अब एग्रीमेंट ध्यान रखना एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आप मान के चलिएगा डेफिनेटली आएगा। जी डाउट, 1 डाउट, जी बताइएगा क्या डाउट है आपका? जी, अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये क्रिया है और मुझे इसका सब्जेक्ट ढूंढना है, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट निकालने का सबसे बड़ा तरीका, आपको बस इस क्रिया से ये पूछना है कि इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है क्या। बस इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है क्या। आप इसके पीछे आए, आपने देखा साहब ये तो कनेक्टर है, और पीछे आए आपने देखा साहब ये रहा आपका प्रीपोजिशन, ये रहा प्रीपोजिशन। अगर आपके पास में कोई भी वर्ब है और वर्ब से पहले प्रीपोजिशन दे रखा है, पहले वर्ब से पहले प्रीपोजिशन दे रखा है, तो ध्यान रखना उस प्रीपोजिशन को आप अंडरलाइन कर लेना। उस प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाला शब्द ही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। और प्रीपोजिशन से पहले वाला शब्द है मेरा ए मैन। जरा बताना, ए मैन आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? जी, ए मैन सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर है तो इस वाक्य में लगने वाली क्रिया भी
सिंगुलर ही होनी चाहिए। मतलब एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक सीधा सा रूल है कि आप डायरेक्ट सीधा वर्ब पे आइएगा और पूछेगा इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है क्या, अगर प्रीपोजिशन है तो उससे जस्ट पहले वाला शब्द उस वाक्य का सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। नंबर 2, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से लिखूं और इसको छोटा करके, छोटे से सेंटेंस में कन्वर्ट करके, द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट absent, और आपसे क्वेश्चन किया जाए कि साहब आपको यह बताना है कि इस वाक्य में क्रिया आपकी कौन सी होगी, तो स्पष्ट कहा जाता है कि वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट होता है, जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है। तो वर्ब से पहले मेरे पास एक नाउन तो ये रहा और दूसरा नाउन मेरा ये रहा। अब मेरी दिक्कत ये है कि मैं सब्जेक्ट इसको बनाऊं या इसको बनाऊं। तो इसका सीधा सा मेथड, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर आपके पास में प्रीपोजिशन से पहले वाला भाग हो उसे अपन सब्जेक्टिव के नाम से जानते हैं और प्रीपोजिशन के बाद वाले भाग को अपन पार्टिटिव के नाम से जानते हैं। और हमने स्पष्ट किया था कि कोई भी पार्टिटिव पार्ट है किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। अगर वो सब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट कौन सा पार्ट होता है, सब्जेक्टिव। और मेरे पास सब्जेक्ट क्या वाक्य के अंदर, मेंबर्स। मेंबर्स प्लूरल है तो उस वाक्य की क्रिया भी क्या होगी, प्लूरल। ये तो तरीका था एक्सप्लेन करके। अब मैं इसको सीधे तरीके से बात करूं। सीधे तरीके में मैंने कहा था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, उससे बस एक ही क्वेश्चन करना है कि उससे पहले कोई प्रीपोजिशन दे रखी है क्या, उससे पहले इस वाले पार्ट में कोई प्रीपोजिशन दे रखी है क्या। तो हम पीछे चले तो हमने देखा कि अपने पास प्रीपोजिशन ऑफ आया हुआ है। जहां प्रीपोजिशन आया उसको अंडरलाइन कीजिएगा, जहां प्रीपोजिशन आया उसको अंडरलाइन कीजिएगा और उससे जस्ट पहले वाला शब्द उस वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा। उस वाक्य का सब्जेक्ट मेरे पास मेंबर्स था, मेंबर्स प्लूरल है तो वाक्य के आने वाली क्रिया भी प्लूरल है। ठीक है जी, ये सेंटेंस, ये एक तरीका। आप इस टाइप के क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन देख सकते हो। आप अगर आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हो तो ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तरीका यही होता है, सीधा सा तरीका पड़ा है। सेंटेंस में क्या करते हैं, फ्रेज को जगह चेंज करके फ्रेज की जगह चेंज करके क्वेश्चन किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिएगा एक बार। चाहे क्वेश्चन की आपको लेंथ पे नहीं जाना है, बस आप उसके स्ट्रक्चर की बात करें। ए फ्लैट विद 4 rooms, 2 kitchens, a balcony, a big hall and 3 bathrooms। अब यहां पे आपको लगाना है is are on rent। देखिएगा सेंटेंस, एक फ्लैट जिसके अंदर 4 रूम्स हैं, 2 किचन्स हैं, एक बालकनी है, एक बड़ा हॉल है और 3 बाथरूम्स हैं, वो किराए पे है। अगर सेंटेंस की बात करें तो एक्चुअली किराए पे क्या है, किराए पे एक फ्लैट होता है, फ्लैट के अंदर ये सब चीजें दी गई है। ये तो इसके लॉजिक की बात करें। अब मैंने कहा कि सीधे रूल की बात करें, ऐसे सेंटेंस में आपको कहा जाए कि वाक्य में वर्ब लगाना है, तो हमने क्या कहा कि हमारा माइंड क्या रहता है, अपन ये कहते हैं कि वर्ब से पहले वाला नाउन या प्रोनाउन वाक्य का सब्जेक्ट है। तो अगर मैं इस बाथरूम्स को सब्जेक्ट मान लूंगा तो मेरे पास क्रिया प्लूरल की आएगी। पर मैंने एक तरीका बताया था कि इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आपके पास में ये एक रूल होना चाहिए कि जहां आपकी हेल्पिंग या वर्ब हो उससे बस एक ही क्वेश्चन कीजिएगा कि इससे पहले कोई प्रीपोजिशन दे रखी है क्या। इससे पहले ये पूरा सेंटेंस था और आप चलते रहिएगा, देखते रहिएगा कोई प्रीपोजिशन दे रखी है। मैं इस पे चलते हुए आया तो मैंने देखा कि साहब ये रही प्रीपोजिशन, और मैंने कहा जहां प्रीपोजिशन आएगी वहीं अंडरलाइन करें और प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाला शब्द देख लीजिएगा। प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाला शब्द क्या है, ए फ्लैट। अब आप इस फ्लैट के बारे में बता दीजिएगा, एक फ्लैट सिंगुलर है या प्लूरल है? जी सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो इस वाक्य की क्रिया भी सिंगुलर ही होगा, आर का यूज नहीं होगा।
कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, तरीका यही होना चाहिए, द वेरी स्मार्ट वे, बहुत ही सीधा सा तरीका है, स्मार्ट तरीका है कि अगर आपको किसी भी वाक्य की सब्जेक्ट का पता लगाना है तो आप वर्ब के पास जाइएगा और एक क्वेश्चन करना है कि इससे पहले प्रीपोजिशन है क्या। अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाला शब्द उस वाक्य का सब्जेक्ट है, और अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो वर्ब से जस्ट पहले वाला शब्द सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक सेंटेंस है, जी FB के ऊपर जितने भी है प्लीज YouTube पे आ जाइएगा, क्योंकि FB के ऊपर कमेंट्स हैं कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से शो नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी YouTube के अंदर जो स्विच हो रहे हैं प्लीज वो अटेंडेंस मार्क कीजिएगा FB लिख के, फेसबुक लिख, ठीक है जी। अब देखो मैंने कहा एक तरीका कि जैसे मेरा एक सेंटेंस है, माय ब्रदर इज और आर कमिंग, तो को तरीका वही है। मैंने कहा कि हेल्पिंग ऑफ या वर्ब से, जो भी आपके पास हेल्पिंग ऑफ वर्ब होती है, पूछेगा इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है क्या। अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से पहले वाला शब्द है, और अगर प्रीपोजिशन नहीं आए तो इसे वर्ब से जस्ट पहले वाला शब्द उस वाक्य का सब्जेक्ट है। तो मेरे पास में इस वर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन थी, अगर प्रीपोजिशन नहीं है तो इससे जस्ट पहले वाला शब्द क्या दे रखा है, ब्रदर, यही मेरा सब्जेक्ट, यहाँ पे इसका यूज कर दिया। ठीक है जी। जी विपिन उपाध्याय, बिल्कुल साहब, बैंक में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपने ये, मैंने कहा कि बैंक के क्वेश्चन में स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है, वहां पे मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस तरीका, एक मेथड होना चाहिए आपके पास में किसी चीज को निकालने का। अगर मैं बैंक की स्टडी की बात करूं तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 80% टॉपिक यहीं पे खत्म हो चुका है साहब। 80% टॉपिक में आपको यही बताया जाता है, यही कार्ड शीट फिट करके बताएगा कि वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, मुझे फटाफट उनके सब्जेक्ट बताइएगा। हाँ बिल्कुल, शुभम जैन, एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल। हाँ 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और मुझे फटाफट उसके आंसर बताइएगा। वन ऑफ माई ब्रदर्स आर गोइंग टू सेटल इन दिल्ली। आपके पास में ये क्रिया दे रखी है आर, ऑप्शन है इज और आर, किसका यूज किया जाएगा देख के फटाफट बताइएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, वन ऑफ माई ब्रदर्स आर गोइंग टू सेटल इन दिल्ली। इज, ऑब्वियसली वही चीज मैंने कहा। और किसी का आंसर? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। देखो वही बात है कि आर हेल्पिंग ऑफ आई है, इससे क्वेश्चन करो इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है क्या? जी बिल्कुल आया, इससे पहले प्रीपोजिशन ऑफ आया। अगर इससे पहले कोई प्रीपोजिशन है तो मैंने कहा कि अगर वर्ब से पहले कोई प्रीपोजिशन है तो इस प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाला शब्द उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन से जस्ट पहले वाला शब्द था मेरे पास में वन, प्रोनाउन वन। अब इसको देख लो कि ये शब्द एक वचन है या बहुवचन है। अगर ये सिंगुलर है तो क्रिया भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो क्रिया भी प्लूरल। मुझे सिखाया जाता है कि वन एक इंडेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आता है और वन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर है तो वाक्य में आने वाली क्रिया भी सिंगुलर ही होगी, वहां पे इज का यूज किया जाएगा। तो जितने भी इज है वो सही है भाई सभी। ठीक है, ये अपने 2 बेसिक रूल थे। अब आते हैं अपन रेगुलर क्लास के ऊपर। अपनी जो रेगुलर क्लास थी जो अपन चल रही थी उसके बारे में अपन लर्न करते हैं। अब मैं थोड़ा सा दूंगा प्रोग्रेसिव स्टाइल के अंदर। प्रोग्रेसिव का मतलब समझ जाइएगा, थोड़ा सा मैं स्पीड पकड़ूंगा, आपको स्पीड को मैच करना है। अपन लास्ट क्लास के अंदर अपन कर रहे थे सेंटेंस स्ट्रक्चर।
और सेंटेंस स्ट्रक्चर में अपने कंप्लीट सेंटेंस के बारे में बता दिया था। एक बार मैं फटाफट उन सभी सेंटेंस को दोहरा देता हूं। सेंटेंस नंबर 1, राहुल कुक्ड फूड, नंबर 1। नंबर 2, राहुल इज कुकिंग फूड। नंबर 3, Ravina, a professor, is teaching English. Number 4, Aisa, a beautiful car. Number 5, number 6, number 7, जी। ये 7 टाइप के सेंटेंस, फटाफट एक बार देख लीजिएगा इनको जी। हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया कि आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इनके अलावा जो भी आते हैं बस उनके बारे में वर्णन करना है जी। मैंने कहा राहुल मेरे वाक्य में सब्जेक्ट है, ये मेरे पास वर्ब है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कहा एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को एक ही मानते हैं अपन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा था ही नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। ठीक है जी। नेक्स्ट दूसरा, इस वाक्य में ये मेरा सब्जेक्ट था, ये हेल्पिंग वर्ब थी, ये मेन वर्ब थी और ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था। तो अपना बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा थी नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। इनका क्रम हमेशा यही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तीसरा, रवीना मेरे वाक्य का सब्जेक्ट, इज मेरे वाक्य का हेल्पिंग वर्ब। तीसरा मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब हमने कहा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के अलावा जो वर्ड आए अपन को उसको जानना है कि वो क्या है। तो हमारे पास में इस स्ट्रक्चर के अलावा ये शब्द एक्स्ट्रा था। तो मैंने कहा जो भी शब्द एक्स्ट्रा होता है उसको अपन एडिशनल इन्फॉर्मर के नाम से जानते हैं, एडिशनल इन्फॉर्म करने वाला शब्द। और मैंने कल भी बताया था कि एडिशनल इन्फॉर्म करने वाले शब्द या तो वर्ब के बारे में बताएगा, या सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, या ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। जो जिसके पास रखा है वो उसी के बारे में बात करेगा। तो ये शब्द किसी सब्जेक्ट के पास में रखा हुआ था। अब मैं कहूं कि ये किसके बारे में बता रहा है, तो ये रवीना के बारे में बता रहा है। रवीना क्या है, वाक्य की सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को बताने के लिए शब्द का यूज किया गया कि रवीना, इसका नाम ही नहीं बल्कि इसकी पहचान भी बताई गई है कि ये रवीना एक प्रोफेसर है। यहाँ को इसके नाम के साथ में नहीं बल्कि इसकी पहचान भी बताई गई है कि ये एक प्रोफेसर है। तो अब एक बात बताइएगा, इस रवीना को मैं एक्स्ट्रा मॉडिफाई कर रहा हूं, एक्स्ट्रा उसके बारे में बता रहा हूं। तो एक्स्ट्रा बताने के लिए मैंने जो शब्द यूज किया वो शब्द खुद एक नाउन है, वो शब्द खुद एक नाउन है। तो ध्यान रखना, अगर किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में, अगर किसी सब्जेक्ट के बारे में या ऑब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए अगर आप एडिशनल वर्ड यूज कर रहे हो, वो एडिशनल वर्ड एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब वो एट्रीब्यूट या तो कोई नाउन हो सकता है या कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या तो कोई नाउन है या एडजेक्टिव है। मैंने इसे, इस शब्द को एक नाउन के रूप में यूज किया गया है। अगर एक्स्ट्रा वर्ड, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्म करने वाला शब्द अगर कोई नाउन है तो ध्यान रखना जिसके बारे में बताता है वो उसके बाद रखा जाता है। तो ये इसकी जगह है, इसके बाद हमने रख दिया। तो ये जिसके बारे में बताता है उसके बाद रखा जाता है। कब? अगर एक्स्ट्रा बात करने वाला या एक्स्ट्रा इन्फॉर्म करने वाला शब्द कोई नाउन हो तो।
तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्म करने वाला ये शब्द मेरा प्रोफेसर एक नाउन था, इसलिए मैंने जिसके बारे में बता रहा उसके बाद रख दिया। अगले वाले सेंटेंस में देखिएगा, ये मेरा प्रोनाउन है सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अब हमने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के अलावा कोई वर्ड आया वो एडिशनल वर्ड है, तो इस वाक्य के अंदर एडिशनल वर्ड के रूप में यूज हुआ है ब्यूटीफुल। अब आपको ये देखना है कि ये शब्द किसके बारे में बता रहा है, तो ऑब्वियसली ये शब्द कार के बारे में बता रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो मैंने कहा एडिशनल वर्ड है, जो एडिशनल जो शब्द है वो या तो कोई नाउन होता है या फिर कोई एडजेक्टिव होता है। आपको इस शब्द को देख करके बताना है कि ये शब्द नाउन है या एडजेक्टिव है। इसको देखने के बाद मुझे पता चला कि ये शब्द मेरा एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है किसकी, ऑब्जेक्ट की। अब मैंने कहा कि अगर वो एडिशनल वर्ड कोई नाउन है तो जिसके बारे में बता रहा है उसके बाद रखें, और अगर वो शब्द कोई एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव है तो जिसके बारे में बता रहा है उससे पहले रखें। बस नाउन और एडजेक्टिव में यही अंतर आता है, नाउन होता है वो बाद में आता है और एडजेक्टिव है वो उसे सबसे पहले यूज कर दिया जाता है। नेक्स्ट अगला पार्ट आपका, ये आपके पास में हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके पास में मेन वर्ब है और ये रहा ऑब्जेक्ट। अपना काम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि सब्जेक्ट से भी चलना है। अभी थोड़ी देर पहले अपन क्लियर करके आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला नाउन है, प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, पर हेल्पिंग वर्ब से पहले मेरे पास में एक नाउन नहीं बल्कि दो नाउन है, तो इसको नाम दे दिया मैंने सब्जेक्ट 1 और इसको नाम दे दिया सब्जेक्ट 2। तो या तो मेरे वाक्य का सब्जेक्ट ये है या फिर मेरे वाक्य का सब्जेक्ट ये है। मुझे एक को सब्जेक्ट बनाना है और एक शब्द बन गया एडिशनल वर्ड के रूप में। अब मैं इसकी तरफ मुड़ा, इनकी पहचान, उनका नाम देना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा इन दोनों संज्ञाओं को, यानी सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट को दोनों को जोड़ने के लिए मैंने किसी प्रीपोजिशन का यूज किया है। अगर मेरे पास में दो संज्ञा है, दोनों को जोड़ने के लिए मैंने किसी प्रीपोजिशन का यूज किया है, तो प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को यहां लिखता हूं मैं, अंग्रेजी में पार्टेटिव के नाम से जाना जाता है, पार्टेटिव के नाम से जाना जाता है। और प्रीपोजिशन के जो पहले वाला पार्ट होता है अंग्रेजी में उसे सब्जेक्टिव के नाम से जाना जाता है। तो प्रीपोजिशन के पहले वाला पार्ट सब्जेक्टिव है, प्रीपोजिशन के बाद वाला पार्ट पार्टेटिव है। तो हमें जरूरत थी सब्जेक्ट की, तो साहब ये मेरा सब्जेक्ट है। तो अब इस सेंटेंस में देखिएगा, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब मैंने कहा जो भी एडिशनल वर्ड आता है वो क्या कहलाएगा आपका एडिशनल फॉर्म के अंदर। अगर वो सिंपली बिना प्रीपोजिशन के आता तो मैं इन दोनों में से एक नाम देता, या तो नाउन होता या वो एडजेक्टिव होता, पर ये शब्द जुड़ा है किसी प्रीपोजिशन के साथ आया है। अगर ये प्रीपोजिशन के साथ आया तो इसका नाम है पार्टेटिव पार्ट। ये एक पार्टेटिव भाग होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्रदर है वो राम का है, इसको जोइन के संदर्भ में यूज किया गया। ठीक है जी, अब आते हैं अपन नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर। अगला जो पॉइंट है, अगला जो क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए कि गणेश ये मेरा सब्जेक्ट है, इज ये मेरा वर्ब है। अब यहां पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, पर मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि जिस वाक्य में मुख्य क्रिया होती है उस वाक्य में ऑब्जेक्ट आता है, जब मुख्य क्रिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट भी नहीं। इस वाक्य में कोई मुख्य क्रिया नहीं थी बल्कि बी वर्ब का यूज किया गया। अब मैं इस क्वेश्चन को ढंग से देखूं तो मैंने देखा कि गणेश है वो डॉक्टर है, तो ये शब्द भी गणेश के बारे में बता रहा है, गणेश की पहचान बता रहा है। गणेश की पहचान बताने के लिए शब्द है वो क्रिया से पहले, यानी इसके साथ नहीं बल्कि क्रिया के बाद में यूज किया गया। अगर ये इसके साथ आता तो मैं इसको नाम देता एट्रीब्यूट, और मैं इस शब्द को रख देता इसके तुरंत बाद, पर यह शब्द आ रहा है वर्ब के बाद। तो वर्ब के बाद अगर एक ऐसी संज्ञा यूज कर दी जाए जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, देखो नियम सुनिएगा, बात सुनिएगा, कि वर्ब के बाद एक ऐसा सब्जेक्ट यूज कर दिया जाए, एक ऐसा नाउन यूज कर दिया जाए जो सब्जेक्ट के बारे में ही बताए, तो उस शब्द को अंग्रेजी में सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, पर ध्यान रखना वो शब्द एक नाउन होना चाहिए, वो शब्द एक नाउन होना चाहिए, तो डॉक्टर एक नाउन। और लास्ट वाला वर्ड अपने पास में सी वाक्य का सब्जेक्ट है, ये वाक्य की वर्ब है, और ये शब्द अपने पास में ब्यूटीफुल। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं कि गणेश है वो डॉक्टर है, डॉक्टर गणेश की बात कर रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा सी इज ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल कौन है, सी, ये ब्यूटीफुल शब्द इसी की बात कर रहा है। पर अंतर क्या है कि ये शब्द एक नाउन था, ये शब्द एक एडजेक्टिव है। ये शब्द एक नाउन था, ये शब्द एक एडजेक्टिव है। अगर मेरे पास में सब्जेक्ट की बात करने के लिए, सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए कोई शब्द यूज किया जाता है एडजेक्टिव के रूप में, कोई शब्द यूज किया जाता है जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है और वर्ब के बाद यूज किया गया है, तो अंग्रेजी में उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है, उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। तो
तो ये सेंटेंस के डिफरेंट फॉर्म्स थे जो हमने यूज किए हैं। अब अपन बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ द साउंड सही नहीं है। ये शुभम, ये अपना वो पॉइंट था जो अपन पिछले 2-3 क्लास में पढ़ रहे थे। अब अपन आगे का पॉइंट स्टार्ट करते हैं, आगे की क्लास स्टार्ट। ठीक है भाई। देखो यहां तक हमने बात कर ली थी सेंटेंस की। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है। अपना जो टॉपिक है अब ये मान के चलिएगा कि यहां से स्टार्ट हो जाता है। अब तक अपन सिर्फ इको प्रॉब्लम थी, अब क्लियर है भाई इको प्रॉब्लम। अब तक अपन बात कर रहे थे सिर्फ स्ट्रक्चर की, कि अपने पास में जो सेंटेंस होता है उसमें कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, उनके क्या क्या नाम है। अब अपन बात करते हैं सेंटेंस की। यहां से मान लीजिएगा अपना पॉइंट स्टार्ट है। सेंटेंस को मैं 2 भाग में बांटता हूं। पहले को मैं कहता हूं फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस और दूसरे को मैं कहता हूं काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। 2 भाग में मैंने रखा है। एक की मैं बात कर रहा हूं फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। इको प्रॉब्लम है क्या अभी भी? चेक करें एक बार भाई। सही है क्या? जी, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में अंतर क्या होता है? फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रूप। रूप से अपना क्या तात्पर्य है? जैसे एक ये देखिएगा, ये एक व्यक्ति है, ये पर मैंने क्या किया, लो ये इसके लंबे लंबे बाल किए और ये मैंने बना दिया इसको लड़की। यानी पहले एक लड़के के फॉर्म में था, अब मैंने इसको लड़की के फॉर्म में कर दिया। मैंने ये बड़े बाल हटाए और यहां पे इसकी बड़ी बड़ी मूछें कर दी। ये मैंने कर दिया इसको मेंस के संदर्भ में। इट मीन्स टू से कि आपके पास में एक ही व्यक्ति है और उसके अलग अलग रूप में दे रहा हूं, उसके अलग अलग फॉर्म बना रहा हूं। दिस इज कॉल्ड द पार्ट फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। वो सेंटेंस होता है, मतलब तात्पर्य क्या है कि सेंटेंस एक ही होता है, उसको अपन कितने तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा होता है कि सेंटेंस को कितने टाइप्स, कितने रूप में कितने भाग में डिवाइड किया गया। अब मैं फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस की बात करूं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट मैं बताता हूं कि अंग्रेजी के जो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ जो सेंटेंस है उसमें पहला आता है आपका असर्टिव, एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव सेंटेंस। इसको हमने 2 पार्ट में डाला है। एक पार्ट है अफर्मेटिव और एक पार्ट है आपका नेगेटिव। सबको पता है, फटाफट बस इंट्रो कर लीजिएगा इसका। एक्यूजेटिव सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट आता है, एक अफर्मेटिव आता है, एक नेगेटिव आता है। अफर्मेटिव का तात्पर्य क्या आता है कि वो सेंटेंस जो सकारात्मक है, सकारात्मक जिसके अंदर नोट या इंटरोगेटिव मार्क का यूज नहीं किया गया। जैसे सेंटेंस है राम रीड्स अ बुक, ये सेंटेंस है। इसमें न तो किसी नोट का यूज किया गया है और न ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो वो सेंटेंस जिसमें न तो नोट का यूज है न किसी प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज किया गया है, ठीक है, ये सेंटेंस आ गया आपका अफर्मेटिव में। अब मैं कहूं इसका दूसरा पार्ट नेगेटिव, तो अगर मैं ये सेंटेंस को इस तरीके से लिख दूं, राम डज नॉट रीड ए बुक, तो ये पॉइंट हो गया आपका नेगेटिव का।
तो एक ही सेंटेंस, मैंने कहा फॉर्म्स का मतलब क्या होता है, एक ही सेंटेंस को हमने दो तरीके से लिख दिया, इसको अफर्मेटिव रूप दे दिया और इसको मैंने नोट लगा के नेगेटिव कर दिया। तो पहला फॉर्म हो गया इसका एक्यूजेटिव सेंटेंस। एक्यूजेटिव सेंटेंस दो रूप में होता है, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव में वाक्य सकारात्मक होता है, न तो नोट का यूज होता है, न इंटरोगेटिव मार्क होता है, और नेगेटिव के अंदर वाक्य में नोट का यूज किया जाता है। नंबर 2, दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी दो रूप है। पहला सेंटेंस आता है आपका, पहले को अपन बोलते हैं क्लोज एंडेड, और दूसरा होता है अपना ओपन एंडेड के नाम से जाना जाता है। आपने जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात की है, आपने जरूर कहा होगा कि सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? कि पहला प्रकार होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट और दूसरा होता है WH वर्ड से स्टार्ट है। मैंने इसको नाम दे दिया क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है पर उसका जवाब सिर्फ यस या नो में बंधा हुआ है। आप उसका जवाब या तो यस दोगे या फिर नो दोगे। जैसे मैं कहूं आर यू डांसिंग, क्या आप नाच रहे हो, तो आपके पास सिर्फ जवाब क्या होता है, यस या नो। दूसरा क्वेश्चन किया मैंने, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया, तो आपके आंसर क्या रहेगा, यस या नो। तो अगर आपके पास में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि यस या नो से बंधा हुआ है, दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड, और इसको मैं दूसरे नाम से कह सकता हूं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं आर यू रीडिंग, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट वाक्य है, एंड में इंटरोगेटिव मार्क है। दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड सेंटेंस। क्लोज एंडेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपने आंसर के लिए बाध्य है यस या नो के अंदर, इसको कोई अन्य क्लोज यूज नहीं की जाती इसका आंसर देने के लिए। यानी आपको एक सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी अन्य वर्ब की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यही वाक्य खत्म हो गया यस या नो के साथ, उसका आंसर या तो यस या नो, यानी एक इसके आंसर के लिए आपको एक अन्य सेंटेंस की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है ओपन एंडेड, ये शुरुआत होती है, ये एंड होता है पर इसकी एक शुरुआत होती है। किस संदर्भ में, कि अगर मैं कहूं ओपन एंडेड किसे कहते हैं, ओपन एंडेड वो वाक्य होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैं छोटा सा क्वेश्चन करता हूं कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। अब एक बात बताइएगा, इसका जवाब क्या आप यस या नो में दे सकते हो। शिवम, वैशाली, प्रणाम, खुश रहो बेटा जी, क्या इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। तो बेसिकली सबके अलग अलग जवाब होंगे। आप इसे यस या नो में नहीं, आपको उसके लिए क्लोज की जरूरत पड़ेगी, एक सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। आप आंसर दोगे आई एम कुकिंग फूड, आई एम राइटिंग समथिंग, आई एम रीडिंग समथिंग, आई एम स्लीपिंग, व्हाटएवर जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको एक सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अन्य किसी सेंटेंस की जरूरत पड़ी, वो जो सेकंड पार्ट होता है वो एक अनदर क्लोज की बात करेगा, क्लोज को इंडिकेट करेगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो आपके पास में ये जो पार्ट है इसके अंदर आंसर आपको देना है एक क्लोज में, एक सेंटेंस के अंदर अनदर सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये आपका सेकंड पार्ट है। क्लोज एंडेड किसे कहते हैं कि जहां पे आपका आंसर यस या नो से सीमित है, और ओपन एंडेड कहां होता है जहां पे आंसर के लिए आपको सेंटेंस बना पड़ेगा। जैसे नमन चौबे जी का आंसर आया कि आई एम वॉचिंग संतोष सर क्लास। ठीक है भाई, आप संतोष सर की क्लास में वॉच कर रहे हो, निगरानी रखे हुए हो, तो ये इनका काम है। सबके अलग अलग कार्य हैं और सबका एक सेंटेंस बनेगा। आंसर जब दोगे तो यस या नो से काम नहीं होगा, एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा, एक वर्ब का यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट यूज किया जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट भी यूज किया जाएगा, और ये पूरी क्लोज को बताता है। तो इसे अपन कहते हैं ओपन एंडेड, यानी सेंटेंस खुलेगा और खुल करके क्लोज का निर्माण करेगा। ठीक है भाई, ये दो पॉइंट फटाफट अपन इसको आगे चलते हैं ताकि अपन टॉपिक पे आए इस पे। तीसरा पॉइंट है आपका कि फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। तो तीसरे प्रकार के सेंटेंस वो कौन से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस।
इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब इन्हें क्या, एक बात बताइएगा, क्या कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो सकता है? जैसे ओपन द डोर, रीजन क्या है कि क्यों ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं? देखो एक वर्ड आता है इंट्रोड्यूस्ड, अंडरस्टूड। अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है कि पहले से पता होता है। जैसे मैं कहूं कि आप सभी मेरे सामने बैठे हुए हो और मैं एक सेंटेंस कहूं आपसे, भाई सब्जेक्ट का यूज तब किया जाता है जब या तो सब्जेक्ट के बारे में आपको पता नहीं है या फिर सब्जेक्ट के बारे में मैं ज्ञात करवाना चाह रहा हूं, आपको जानकारी नहीं है और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कार्य इस फला फला व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है या किया जाना है। पर आप मेरे सामने बैठे हो और मैं आपसे कहूं कि प्लीज इसे लिखिएगा, तो मुझे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्यों? मुझे पता है कि मैं किसे लिखवा रहा हूं और आपको भी पता है कि लिखना किसे है। तो ऐसे में सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। और इसमें सब्जेक्ट हमेशा सामने वाले व्यक्ति को माना जाता है और सामने वाले व्यक्ति को अपन सेकंड पर्सन के नाम से जानते हैं, यू। उसका सब्जेक्ट होता है यू, यू सब्जेक्ट होता है। तो यू को बताने की जरूरत नहीं होती क्योंकि यू मेरे सामने ही है, इसलिए मुझे इस सब्जेक्ट को दरकिनार करते हुए डायरेक्ट वर्ब से वाक्य स्टार्ट कर दिया और मैंने सेंटेंस रखा ओपन द डोर। इस प्रकार के वाक्य को इंपेरेटिव के नाम से जाना जाता है, यानी वो वाक्य जिसकी शुरुआत किसी वर्ब से होती है, दिस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 4, चौथे नंबर का सेंटेंस कौन सा होता है नमन जी? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब आप जानते हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्या होता है, एक फीलिंग, सडन फीलिंग्स होती है। लाइक अपन जैसे अपन बात करते हैं कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो वाक्य की शुरुआत में हुर्रे, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, बड़े दुख की बात है कि हम मैच हार गए हैं। हुर्रे, बड़ी खुशी की बात है कि अपन मैच जीत गए हैं। तो ये जो वर्ड है आपके हुर्रे, अलास, ओ, ये सरप्राइज वाले जो वर्ड है, दुख वाले हैं, सुख वाले, ये तमाम शब्द है वो सब एक्सक्लेमेटरी में आते हैं और एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज कर दिया जाता है लास्ट के अंदर। जैसे एक सेंटेंस आपको मैं लिख देता हूं, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, और इसे अपन एक्सक्लेमेटरी मार्क के नाम से जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। तो ये जो शब्द हैं, ये जो इस प्रकार के सेंटेंस है जो एक्सक्लेमेटरी, जो फीलिंग, सडन फीलिंग्स वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं, वो सब के सब एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। नेक्स्ट 5वां नंबर का कौन सा भाई? ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या होते हैं? ये इच्छा बोधक वाक्य होते हैं, इच्छा सूचक वाक्य होता है। जैसे अपन बोलते हैं कोई आशीर्वाद के रूप में यूज किया जाता है, कोई ख्वाहिश के संदर्भ में यूज किया जाता है। वर्ड होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल, भगवान करे तुम बहुत लंबे समय तक जीवित हो या जिंदा रहो, भगवान करे आप जल्दी ही ठीक हो जाएं, भगवान करे आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो ये मेरी इच्छा है, मेरी कामना है, मेरी प्रार्थना है। तो अगर मैं इस प्रकार से सेंटेंस का यूज करूं जिसमें विश या जिसमें अगर बात करूं किसी प्रे का बोध होता है, वो सेंटेंस आपके ऑप्टेटिव होते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, उसके अंदर ये मार्क होता है वो लास्ट में आता है। ये जो एक्सक्लेमेटरी टाइप का ये जो मार्क होता है वो लास्ट में यूज किया जाता है, मे यू लिव लॉन्ग, ये आपका ऑप्टेटिव पार्ट होता है। और लास्ट का नेक्स्ट और कौन सा होता है भाई? और भी है? जी मैं ये थोड़ा सा गेट वेल सून, बिल्कुल सही है। ये मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि आज अपनी स्पेशल क्लास के अंदर बस सिर्फ सेंटेंस की जानकारी देंगे और कल के दिन से आपका टॉपिक स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपका पहला टॉपिक होगा जिसका नाम है टेंस, टाइम एंड टेंस। इसका कंसेप्चुअल और फंक्शनल दोनों पार्ट पढ़े जाएंगे, ठीक है। ये थे अपन बात कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस की। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, कि भाई एक सेंटेंस के अपने फॉर्म्स तो बता दिए, इसके रूप तो हमने बता दिए कि कितने इसके फॉर्म्स हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस कितने क्या है होते हैं देखिएगा। अंग्रेजी में 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। आपने हिंदी में भी बखूबी इसको पढ़ा होगा कि आपसे पूछा जाता है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये FB के ऊपर जितने भी है प्लीज आप स्विच कीजिएगा अपने आप को, YouTube पे आइएगा जी। अपने पास में 3 प्रकार के, जैसे हिंदी में आपसे पूछा था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका 3 ही जवाब होते हैं साहब, सिंपल साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। जो हिंदी में है वही इंग्लिश के अंदर है। तो 3 टाइप के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है आपका कंपाउंड सेंटेंस, और तीसरा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है जी। अब अपन बात करते हैं तीनों की। देखो फटाफट विद इन 5 मिनट्स के अंदर ये कंप्लीट करके हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। ये छोटा सा समझिएगा, छोटी सी बात है, बस आपको एक थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। बेसिक चीज़ें होती हैं कि सेंटेंस के कितने रूप होते हैं, उसके टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है जी। पहला पार्ट सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं कि वो सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, यानी एक खुद का अपना सब्जेक्ट होता है, खुद की अपनी एक वर्ब होती है। जैसे एक सेंटेंस अपन कहें कि रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अपने पास सेंटेंस। अब जरा देखिएगा इस वाक्य के अंदर वर्ब कितनी है, एक, सब्जेक्ट कितना है, एक, पूरा वाक्य आपका खत्म। तो वो वाक्य जिसके अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, एक ही वर्ब है, दिस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस। कई स्टूडेंट सिंपल और सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस को एक समझ लेते हैं, ध्यान रखना अलग अंतर है। सिंपल सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, और अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके अंदर नोट का यूज नहीं किया जाता। अगर इस सेंटेंस में मैं नोट का यूज कर भी दूंगा तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सेंटेंस सिंपल नहीं है, सिंपल ही है, क्योंकि अपन को नोट से मतलब नहीं, अपन को सब्जेक्ट और वर्ब से मतलब है। तो अगर मेरा सेंटेंस ये रहेगा तो मैं बस एक ही क्वेश्चन करूंगा, आप मुझे इतना बता दीजिएगा कि इस वाक्य के अंदर वर्ब कितनी आई है। सब्जेक्ट का भी एक बार छोड़िएगा, वर्ब कितनी आई है, सिर्फ एक वर्ब का यूज किया है सब आपने, और एक वर्ब वाले वाक्य को अपन सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, वो आपका सिंपल सेंटेंस। ये दोनों एग्जांपल, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है। रोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, इसमें एक सब्जेक्ट है और एक आपकी वर्ब है। तो ये दोनों एग्जांपल आपके सिंपल सेंटेंस का। अब अपन बात करते हैं सेंटेंस नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं भाई? ऐसे सेंटेंस जिसमें भले ही आपके सब्जेक्ट एक हैं परंतु वर्ब अगर 2 हो, कई बार क्या होते हैं, और इन दोनों वर्ब को जोड़ने के लिए किसी कनेक्टर का यूज किया गया हो, तो एक वर्ब कनेक्टर के बाद है, एक वर्ब कनेक्टर से पहले है। पर अंतर क्या है, अंतर क्या है वो भी देखिएगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपका, राम invited me but I refused to go there। ये एक सेंटेंस, राम इन्वाइटेड मी बट आई रिफ्यूज टू गो देयर। आपसे सबसे पहले ये पूछा जाता है कि इस वाक्य में जरा बताना वर्ब कितनी है। तो मैं इसमें देखूंगा ढंग से, मेरे पास एक वर्ब तो आ रही है इन्वाइटेड और एक वर्ब आ रही है रिफ्यूज। तो अगर मैं बात करूं एक और एक, टोटल वर्ब कितनी होगी 2। तो 2 वर्ब वाले वाक्य को आप सिंपल सेंटेंस तो नहीं कह सकते साहब, ये सिंपल में तो नहीं है। अब ये सेंटेंस या तो आपके कंपाउंड के अंदर आता है या कॉम्प्लेक्स के अंदर, कि 2 वर्ब वाले वाक्य या तो कंपाउंड में चले जाएंगे या कॉम्प्लेक्स में भी आएंगे। अब मेन चीज क्या है कि आपको ये देखना कि वाक्य में जो कनेक्टर है, तो एक पार्ट आपका कनेक्टर से पहले और एक कनेक्टर के बाद है। अब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या होता है वो देखिएगा
कि अगर मेरे पास में दो सेंटेंस हैं, दो वर्ब है, दो वाक्य हैं, दोनों को एक दूसरे से जोड़ा गया है पर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेड नहीं है, उसमें वाक्य डिपेंडेड नहीं है, तो इस प्रकार के दोनों जुड़े हुए सेंटेंस को अपन कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस सेंटेंस को कहूँ राम इन्वाइटेड मी, राम ने मुझे इन्वाइट किया। एक बार बताइएगा, आप इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि यह सेंटेंस किसी पे डिपेंड है, जुड़ा हुआ है? जी नहीं, यह सेंटेंस फ्री सेंटेंस है, स्वतंत्र सेंटेंस है, यह अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये भी आपका इंडिपेंडेंट है। आई रिफ्यूज टू गो देयर, मैंने जाने से इनकार कर दिया, ये सेंटेंस भी आपका इंडिपेंडेंट है। तो अगर आपके पास में दो ऐसे वाक्य हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, एक दूसरे के अर्थ पे डिपेंड नहीं है, तो इस प्रकार के जुड़े हुए सेंटेंस को अपन कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। यह आपका कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल। जी क्लियर है कि अगर आपके पास में दो सेंटेंस है, अब देखो इसमें एक बात चलती है, डिपेंडेड और एक वर्ड होता है इंडिपेंडेंट। अभी आपको ये चीज क्लियर नहीं हुई होगी कंपाउंड का मतलब क्या होता है। कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि एक वर्ब है, पहले वाला सेंटेंस वो भी इंडिपेंडेंट और बाद वाला सेंटेंस वो भी इंडिपेंडेंट। इस प्रकार के दोनों सेंटेंस जब जुड़ते हैं तो वो मिलकर के बनाते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अभी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, जब तक मैं इंडिपेंडेंट का एग्जांपल नहीं दूंगा तब तक आपको यह क्लियर नहीं होगा कि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में अर्थ क्या है। दोनों एग्जांपल में एक साथ देता हूं। देखो, दो सेंटेंस बोलता हूं मैं और मुझे बताइएगा कि दोनों सेंटेंस में कंप्लीट वाक्य कौन सा है। पहला सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, मैं पास हो जाऊंगा। पहला सेंटेंस, आई विल पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर लूंगा। आपसे पूछा जाता है कि जरा मुझे बताइएगा इस सेंटेंस को बोलने पर आपको कहीं भी लग रहा है कि यह अधूरा वाक्य है? जी नहीं, ये पूरा वाक्य है, बोल रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि भाई मैं एग्जाम को पास कर लूंगा। पर अगर मैं सेंटेंस ये रखूं, अगर मैं मेहनत करूंगा या करता हूं, अगर मैं मेहनत करता हूं, मेरा सेंटेंस है इफ आई वर्क हार्ड, इफ आई वर्क हार्ड। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास में दो सेंटेंस थे, मैं दोनों सेंटेंस को बोला आई विल पास द एग्जाम, कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा। ये सेंटेंस मुझे कहीं से भी डिपेंड नहीं लग रहा, पूरा सेंटेंस लग रहा है कंप्लीट सेंटेंस है। पर दूसरा सेंटेंस मैंने बोला कि अगर मैं मेहनत करता हूं, तो मुझे ये बताइएगा दूसरा सेंटेंस सुनने के बाद आपको लग रहा है कि ये पूरा सेंटेंस है? आपको नहीं लग रहा है कि इसके अंदर किसी अन्य वाक्य की जरूरत है, किसी एक ओ क्लोज की जरूरत है, एक वर्ब की जरूरत है जो इसे पूरा करेगा? जी, इस वाले पार्ट को जरूरत है किसी अन्य क्लोज की, एक और वाक्य की, क्योंकि जब तक आप अन्य वाक्य नहीं लगाओगे तब तक इसके अर्थ का कोई मतलब नहीं, ये अपना कंप्लीट अर्थ नहीं दे पाएगा। इफ आई वर्क हार्ड, और अब मैंने इसके साथ जोड़ दिया आई विल पास द एग्जाम, और मेरा सेंटेंस हो गया अगर मैं मेहनत करता हूं तो पास हो जाऊंगा। इट मींस अब जाकर के ये सेंटेंस आपका पूरा हुआ। तो एक बात बताइएगा, मैंने कहा आई विल पास द एग्जाम, मैंने कहा आई विल पास द एग्जाम, इस वाक्य को सेम मैंने यहां पे रखा है और मैंने ये कहा था कि अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं आई विल पास द एग्जाम, तो मुझे ये बताइएगा कि वो सेंटेंस डिपेंडेंट था क्या ऊपर वाला? जी नहीं, वो कंप्लीट सेंटेंस था। तो वो सेंटेंस जिसका अपने आप में कंप्लीट अर्थ निकल रहा है वो सेंटेंस होता है इंडिपेंडेंट। इस सेंटेंस का किसी अन्य सेंटेंस के साथ जुड़ाव नहीं है। अब मैंने कहा कि क्या ये सेंटेंस आपका कंप्लीट था या इनकम्प्लीट? जी बिल्कुल, ये अधूरा सेंटेंस था। इफ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करता हूं तो ये सेंटेंस हो गया मेरा डिपेंडेंट, यानी अधूरा है तो डिपेंडेंट।
अब देखो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या होता है। मैंने कहा कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर पहली वाली क्रिया, पहले वाला वाक्य भी इंडिपेंडेंट होता है और बाद वाला वाक्य भी इंडिपेंडेंट होता है। पर अगर मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर पहले वाला वाक्य डिपेंडेंट होता है और बाद वाला वाक्य आपका इंडिपेंडेंट में होता है। बाद वाला वाक्य स्वतंत्र होता है, पहले वाला वाक्य डिपेंडेंट होता है। एक एग्जांपल में इसका बताऊंगा, एग्जांपल देखिएगा दोबारा। बैंक में इसको लेके क्वेश्चन किया जाता है, भाई ध्यान रखना इसको, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को लेके। एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो आई डिड नॉट गो टू स्कूल, एक सेंटेंस था। आपसे पूछा जाता है कि ये सेंटेंस क्या कंप्लीट है, क्या कंप्लीट अर्थ दे रहा है क्या। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, बिल्कुल कंप्लीट अर्थ दे रहा है साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटेंस किसी भी तरीके से अपने अर्थ के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अनुज राठौर, गुड आफ्टरनून। ये सेंटेंस किसी भी तरीके से किसी अन्य सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है, ये अपना अर्थ बोल रहा है। तो ये सेंटेंस आपका इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस मैंने आई वॉज इल, मैं बीमार था। पहला सेंटेंस मेरा ये था, दूसरा सेंटेंस मेरा ये है। पहले सेंटेंस को मैंने पूछा कि आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। क्या ये सेंटेंस आपका डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल ये इंडिपेंडेंट है, इसको अपने अर्थ के लिए किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने सेंटेंस कहा आई वॉज इल, मैं बीमार था। यह सेंटेंस आपका पूरा अर्थ दे रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। अब मैंने क्या किया कि ये एक सिंपल वाक्य है, ये एक सिंपल वाक्य, दो अलग अलग वाक्य हैं, मैंने इनको आपस में जोड़ दिया। अब जुड़ते कौन है? सिंपल वाक्य ही जुड़ गए यहाँ पे। तो अगर ये वाक्य मेरा कंप्लीट था, ये मेरा वाक्य कंप्लीट है, भले ही चाहे मैंने इन दोनों को कनेक्टर से जोड़ दिया। तो अब मैं कहूं कि अब ये वाक्य कैसा हुआ, तो ये वाक्य भी आपका क्या था? इंडिपेंडेंट था। देखो आपने इसको पहले बोल के देखा है, और ये वाक्य भी आपका क्या था? इंडिपेंडेंट था। तो अगर आपके पास में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस किसी कनेक्टर से जुड़ते हैं तो इस प्रकार के जुड़े हुए सेंटेंस को अपन कंपाउंड सेंटेंस के नाम से जानते हैं। अब इसे बोलकर देख लीजिएगा, चाहे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया, क्यों? क्योंकि मैं बीमार था। तो अब मैं इस सेंटेंस में इस कनेक्टर को हटाऊंगा। देखो कंपाउंड की पहचान क्या होगी, अगर मैं इसमें कनेक्टर को हटाऊंगा तो ये सेंटेंस भी मेरा फ्री है और ये सेंटेंस भी मेरा फ्री है। ये भी अपने आप में अपना अलग अर्थ रखता है और ये भी अपने आप में अलग अर्थ रखता है। तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो ये बन गया कंपाउंड। अब कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो जरा देखना। अगर मैं ये सेंटेंस इस प्रकार से लिख दूं, बिकॉज आई वॉज इल, तो ये मेरा पहला सेंटेंस हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि जरा मुझे ये बताना कि क्या ये सेंटेंस पूरा है क्या? बिकॉज आई वॉज इल। अब ध्यान रखना, बिकॉज का यूज अगर आप कनेक्टर के बीच में रख रहे हो तो इसका मतलब होता है इस वजह से, इस कारण से, ठीक है। और अगर आप बिकॉज का यूज वाक्य के प्रारंभ में रख रहे हो तो इसका मतलब होता है की वजह से। अब सेंटेंस बन गया आपका बिकॉज आई वॉज इल, तो इसका मतलब हो गया बीमारी की वजह से। आपका सेंटेंस बना बीमार होने की वजह से। तो एक बात बताइएगा, यही सेंटेंस मैंने सेम लिखा है, बस इस बार मैंने क्या किया कि इस वाले पार्ट को उठा करके पहले रख दिया, बिकॉज आई वॉज इल। अब मुझे बताना कि क्या यह सेंटेंस अपना पूरा अर्थ दे रहा है क्या? बिकॉज आई वॉज इल, इसका मतलब होता है बीमार होने की वजह से। क्या इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है? बीमार होने की वजह से, क्या इसका पूरा अर्थ निकल रहा है? जी नहीं। अगर नहीं रख रहा तो इसका मतलब ये पार्ट आपका डिपेंडेंट है। और
इसके कंप्लीट मीनिंग के लिए आपको एक क्लोज और लगानी पड़ेगी जो इसके अर्थ को बयां करता हो, और सेंटेंस बन जाएगा ये वाला पार्ट में उठा के यहां रख दूंगा। बिकॉज आई वॉज इल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब मैं कहूं कि ये सेंटेंस कैसा है, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। इसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि साहब ये सेंटेंस तो मेरा सिंपल है, बिल्कुल फ्री है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। तो ये सेंटेंस तो हो गया डिपेंडेंट और ये सेंटेंस बन गया इंडिपेंडेंट। अब एक ध्यान रखना कि अगर पहले आपका डिपेंडेंट सेंटेंस हो और एक इंडिपेंडेंट हो, इन दोनों से मिलकर के जो सेंटेंस बनता है अंग्रेजी में उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, उसे अपन सिंपल सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ये एक सिंपल सेंटेंस है। रूल नंबर 2, दो वाक्य जिसमें पहला वाक्य आपका इंडिपेंडेंट और दूसरा वाक्य भी आपका इंडिपेंडेंट, तो इस प्रकार के वाक्य में को अपन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तीसरा, बात नंबर 3, अगर पहला मेरा वाक्य डिपेंडेंट और दूसरा वाक्य मेरा इंडिपेंडेंट, तो ये मेरा जानता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाएगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा याद दिला देता हूं। आजकल आप सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल वाक्य, अधूरे वाक्य जो अपने कंप्लीट सेंस के लिए अन्य वाक्य की सहायता लेते हैं, अन्य क्लोज की सहायता लेते हैं। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने बहुत सारे सेंटेंस ऐसे देखे होंगे जिसकी शुरुआत ही किसी कनेक्टर से हो जाती है, कनेक्टर से वाक्य की शुरुआत कर देते हैं। तो ध्यान रखना, कनेक्टर से जितने भी वाक्य की शुरुआत हुई है सब के सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल, सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सेंटेंस है मेरा, I have not written a letter since I met her। ये मेरे पास एक सेंटेंस है। अब मैं कहूं ये मेरा सेंटेंस, इसको अर्थ देखिएगा, I have not written a letter, मैंने पत्र नहीं लिखा, मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। तो जब मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो मैंने देखा कि ये सेंटेंस मेरा पूरा है, कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, तो मतलब ये सेंटेंस मेरा इंडिपेंडेंट था। ये अपने अर्थ के लिए किसी अन्य सेंटेंस पे डिपेंड नहीं है। इस सेंटेंस पे आया तो मेरे पास अर्थ निकला आई मेट हर, मेरी उससे मुलाकात हुई है, तो मतलब ये सेंटेंस भी अपने आप में पूरा है, इसको भी किसी अन्य की जरूरत नहीं है। तो ये सेंटेंस भी पूरा है। इसका मतलब हो गया कि मैंने कोई पत्र नहीं लिखा। इस सेंटेंस का मतलब हो गया मैं उससे मुलाकात की है, मैंने उससे मुलाकात की है। तो एक सेंटेंस आपका ये और एक सेंटेंस ये, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। और मैंने कहा कि जब दो इंडिपेंडेंट, कि पहला सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट और बाद वाला भी इंडिपेंडेंट है, दोनों से मिल करके जो सेंटेंस बनता है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड का एग्जांपल है। पर अगर मैं क्या करूं कि इस बाद वाले पार्ट को उठा करके पहले रख दूं, अब जरा एक बार गौर से देखना, इस कनेक्टर का यूज मैंने वाक्य के प्रारंभ में कर दिया है, सिंस आई मेट हर। एक चीज ध्यान रखना कि जब दो वाक्य के बीच में कनेक्टर लगाया जाता है तो इसका अर्थ यहां पे कुछ और ही होता है, और जब इसी का यूज वाक्य के प्रारंभ में कर दोगे तो यहां पे इसका अर्थ कुछ अलग हो जाएगा। और सेंटेंस बन गया अब सिंस आई मेट हर। मैंने इतना ही किया, मैंने कहा कि ये वाला पार्ट आपका ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो आपने कहा बिल्कुल सर इंडिपेंडेंट है, इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। पर जैसे मैंने इस पार्ट को यहां पे उतारा, पहले उतारा, अब इस सेंटेंस का हो गया सिंस आई मेट हर, जब से उसे मिला है। सिंस आई मेट हर लास्ट, मैं कहूं जब से मैं उसे मिला हूं, जब से मैं उसे मिला हूं, तो मैं कहूं कि सिंस का यूज अगर मैं यहां पे कर दूं
तो क्या ये वाक्य इंडिपेंडेंट है क्या? मुझे इतना बता दीजिएगा, सिर्फ सिंस आई मेट हर, जब से मेरी उसकी मुलाकात हुई है, क्या ये पूरा वाक्य है? जी बिल्कुल नहीं, यह वाक्य आपका डिपेंडेंट हो चुका है। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई कनेक्टर वाक्य के प्रारंभ में लगकर अगर वाक्य की शुरुआत करे तो वो डिपेंडेंट हो गया। और ये सेंटेंस उतार लीजिएगा इधर, आई हैव नॉट रिटन ए लेटर। और आपसे पूछा जाता है कि ये सेंटेंस किस प्रकार का है, तो आप देखिएगा जिस वाक्य की शुरुआत ही किसी कनेक्टर से हो रही है तो साहब इस प्रकार के सेंटेंस आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाने जाते हैं। तो जितने भी वाक्य जिनकी शुरुआत आपके कनेक्टर से हो जाती है, जैसे अपन कंडीशनल वर्ड वाले वाक्य देख लीजिएगा, इफ आई वर्क हार्ड, वाक्य की शुरुआत ही आपके कनेक्टर से हो चुकी है, कंडीशनल वर्ड से हो चुकी है, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के ही वाक्य है। ऑल्दो वाले वाक्य, ऑल्दो, वो भी शुरुआत ही आपके वाक्य कनेक्टर से हो चुकी है, वो भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वाक्य है। ठीक है भाई, ये था अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है। अब अपनी जो कल की रेगुलर क्लास होगी, देखो मैंने इस चीज को थोड़ा स्पीड से भी बताया क्योंकि इनके ऊपर टाइम जाया करने में कोई फायदा नहीं है। अपन को आगे जो पॉइंट पे आना है, टॉपिक पे आना है, तो मैं आपको अभी बता देता हूं, कल क्लास की टाइम का लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। पर कल जो क्लास रहेगी, ये मान लीजिएगा कि आपके सिलेबस आपका स्टार्ट हो चुका है यहां से, तो कल की जो क्लास होगी वो अपना टॉपिक होगा टेंस। इसके ऊपर क्लास स्टार्ट करा दी जाएगी, क्लास आपकी इस पे चलेगी। ठीक है जी। अब तक हमने पढ़ा सेंटेंस, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, सेंटेंस के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड आते हैं उनका क्या नाम होता है, सेंटेंस के कितने रूप होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, किस टाइप को कंपाउंड कहते हैं, किस टाइप को कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कौन से सिंपल में आते हैं, तमाम चीज़ों का हमने वर्णन किया है। कल आने वाले क्लास के अंदर हम किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट सीधे टॉपिक के ऊपर आएंगे और अपना टॉपिक रहेगा कल की क्लास का टेंस। ठीक है, आज के लिए इतना। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।